नमस्कार दोस्तों, शाम के 7 बज चुके हैं और यूपी तक पर वक्त है मुद्दे की बात का। आज दोपहर पूर्व सांसद, 5 बार के विधायक और दर्जनों दुर्दांत केसेस में नामजद माफिया डॉन अतीक अहमद के बेटे असद अहमद का यूपी पुलिस एसटीएफ ने झांसी के पास एनकाउंटर कर दिया। ये खबर जैसे ही आई, सड़क से लेकर इंटरनेट तक हंगामा मच गया। ट्विटर पर असद अहमद, अतीक अहमद, हैशटैग एनकाउंटर, हैशटैग योगी, हैशटैग मुख्तार अंसारी, हैशटैग यूपी पुलिस, तमाम एनकाउंटर और माफियाओं से जुड़े हुए शब्द जो हैं वो ट्रेंड करने लगे। गूगल पर असद एनकाउंटर और अतीक अहमद से जुड़ी खबरों पर हजारों लाखों की तादाद में क्लिक होने लगे। जब इतना हंगामा मचना था तो बात सियासी गलियारों तक भी पहुंचनी तय थी। दरअसल इस दौरान 2 बयान बहुत चर्चा में रहे। एक बयान योगी आदित्यनाथ का और एक बयान अतीक अहमद का। इन दोनों बयानों को लोगों ने अलग अलग तरीके से योगी की दहाड़ और अतीक की गुहार के शक्ल देते हुए इसे बहुत ज्यादा ट्विटर पर शेयर किया, सोशल मीडिया पर शेयर किया। आइए सबसे पहले हम आपको सुनवाते हैं वो दोनों बयान। इस माफिया को मिट्टी में मिला देंगे। आपके जरिए गवर्नमेंट से कहना चाहते हैं कि बिल्कुल मट्टी में मिल गए हैं, अब हमारे औरतों को, बच्चों को परेशान न करें। इस माफिया को मिट्टी में मिला देंगे। ये माफिया है, इनको मिट्टी में मिलाने का काम करेंगे। आपके जरिए गवर्नमेंट से कहना चाहते हैं कि बिल्कुल मट्टी में मिल गए हैं, अब हमारे औरतों को, बच्चों को। तो आपने सुना कि किस तरीके से योगी आदित्यनाथ ने पिछले महीने विधानसभा में जो कहा था हम इस माफिया को मिट्टी में मिला देंगे, वो बयान बहुत ज्यादा चर्चा में रहा। और अतीक अहमद गुहार लगा रहे हैं कि मेरा सब कुछ खत्म हो गया है, मेरे परिवार को बख्श देना। तो इसे योगी सरकार की, या यूं कहे सीएम योगी आदित्यनाथ की अपराध को लेकर जो जीरो टॉलरेंस के दावे हैं उस पर मोहर बताया गया असद अहमद के एनकाउंटर को। लेकिन विपक्ष ने इस पर सवाल भी उठाया। अखिलेश यादव, मायावती, असदुद्दीन ओवैसी, तमाम लोगों ने एनकाउंटर पर सवाल उठाए, अपने अपने अंदाज में जांच की मांग की। किसी ने बीजेपी को भाईचारे का दुश्मन बताया। आप जरा सुनिए। लेकिन बीजेपी खेमे में इसे लेकर बहुत ही, जिसे कहते हैं कि बीजेपी खेमा गद था और तारीफों की, एनकाउंटर की तारीफों की, एनकाउंटर करने वाली टीम की तारीफों की झड़ी लगी हुई थी, सीएम से लेकर तमाम नेताओं तक। आइए जरा सुनाते हैं आपको कि उप मुख्यमंत्री केशव मौर्य, अखिलेश यादव और असदुद्दीन ओवैसी ने इन एनकाउंटर को लेकर क्या कहा। मैं कहता हूं बलिया में जो उनके लोगों ने, मुख्यमंत्री के स्वजाती लोगों ने एक यादव नौजवान की जान ले ली, क्या उनको मिट्टी में मिलाएंगे? क्या कानपुर में जिन अधिकारियों ने, जिन पुलिसकर्मियों ने, जिस प्रशासन के लोगों ने एक माँ बेटी की जान ले ली, बुलडोजर से जल करके मर गई पिता के सामने। मुझे कोई घटना बता दे कि एक पिता के सामने माँ बेटी जल करके मर गई हो, क्या उनको मिट्टी में मिला देंगे? जुनैद और नसीर को जिसने मारा तुम उसका भी एनकाउंटर करोगे? नहीं करोगे तुम। इसलिए नहीं करोगे क्योंकि तुम मजहब के नाम पर एनकाउंटर करते हो। हत्यारा है, दिन दहाड़े हत्या किया, उसका विजुअल ये सब देखे होंगे। अगर उसके साथ मुठभेड़ में वो गोली चला रहे हैं, अब पुलिस अपने बचाव में गोली चला रही है, उसमें वो मारे जाते हैं, और उस पर सवाल उठाना निश्चित तौर से मैं इसकी निंदा करता हूँ, इसका विरोध करता हूँ। देखिए किस तरीके से असदुद्दीन ओवैसी तो सीधे आरोप लगा रहे हैं कि मजहब देखकर एनकाउंटर किया जाता है। अपने ट्विटर पर अखिलेश यादव ने लिखा कि ये यानी बीजेपी भाईचारे को खत्म करना चाहती है। मायावती ने भी ट्वीट किया, कैमरे पर बयान नहीं दिया, और वो ट्वीट जो है अभी आपको हम स्क्रीन पर दिखाएंगे, ने भी जांच की मांग की। मायावती ने थोड़ा सधे अंदाज में आरोप प्रत्यारोप से ज्यादा इस बात पर सवाल उठाया कि मामले की जांच होनी चाहिए। तो कुल मिलाकर ये एक एनकाउंटर पर एक सियासी मुठभेड़ शुरू हो चुकी है। अब इसका क्या कोई चुनावी इंप्लीकेशन है? क्या कोई इसका वोट की राजनीति में भी कोई असर हो सकता है?
इस मुद्दे पर बात करेंगे हम वरिष्ठ पत्रकार राजनीतिक विश्लेषक हेमंत तिवारी जी से, जो लखनऊ से हमारे साथ जुड़े हैं, और साथ ही अनुपम मिश्रा जी जो कि प्रयागराज से हमारे साथ जुड़े हैं, क्योंकि आज अतीक अहमद प्रयागराज की कोर्ट में ही पेश हो रहा था जब उसके बेटे का एनकाउंटर हुआ। तो सबसे पहली टिप्पणी मैं हेमंत जी आपसे लेना चाहता हूं कि अखिलेश यादव ने तो स्टैंड ले लिया है, सीधे तौर पर एनकाउंटर पर सवाल उठाकर, भले ही जो पब्लिक सेंटिमेंट है वो सरकार के साथ हो, बल्ले बल्ले हो रही हो योगी सरकार की, पुलिस की, तो आपको क्या लगता है कि ये कोई निकाय चुनावों से ठीक पहले हुए इस, मेरे ख्याल से ये पिछले कई महीनों का बहुत बड़ा एनकाउंटर इसे माना जाना चाहिए, क्योंकि पूर्व सांसद, पूर्व विधायक 5 बार के अतीक अहमद के बेटे का एनकाउंटर है, क्या इसका कोई आप चुनावी असर भी देखते हैं? देखिए, अगर इसको कायदे से देखें, माइन्यूटली देखें, तो विषय तो कहीं न कहीं से राजनीति से जुड़ा हुआ ही है। मतलब अगर इस पूरे प्रकरण में राजनीति नहीं है तो ये विषय ऐसा है जिसको राजनीति से जोड़ दिया जाना बहुत स्वाभाविक सी बात है। हमारे समाज में जैसा होता रहा है, देखा गया है। और जो बयानात आपने देखे, चाहे ओवैसी को हो चाहे अखिलेश यादव को हो, ये पूरी एक तरीके से दो धड़ों में, दो हिस्सों में डिवीजन करते हैं इस पूरे विषय को। सवाल एनकाउंटर पर अक्सर उठते हैं, लेकिन बहुत से एनकाउंटर ऐसे होते हैं जिनके बारे में पब्लिक स्वयं जानती है कि एनकाउंटर गलत है। विकास दुबे का एनकाउंटर याद है, सबको याद होगा, गाड़ी पलट के एनकाउंटर हो गया। उस पूरे प्रकरण में ऐसे ऐसे एनकाउंटर हुए जिस पर आम तौर पर आम आदमी विश्वास नहीं कर सकता, लेकिन हुए। तो मुझे लगता है कि अगर आप तय कर लेते हैं कि किसी को मिट्टी में मिलाना है, तो मिट्टी में मिलाने के लिए बहुत से अवयव होते हैं, उन सबका इस्तेमाल सत्ता करती है जिसके पास पावर होता है, सिस्टम है, पूरा पैराफर्नेलिया है, एसटीएफ है। तो अब असलियत क्या है और उसका प्रभाव क्या जा रहा है, ये दोनों अलग अलग विषय हैं। कभी कभी होता है आपने बड़े बदमाश का एनकाउंटर करा दिया। एक जमाने में जैसे मुंबई में हुआ करता था, अंडरवर्ल्ड के डॉन जो है वो एक डी शिवानंदन ज्वाइंट सीपी क्राइम हुआ करते थे। उनके 3 साल के कार्यकाल में जितने बड़े बड़े माफिया धो दिए गए, पूरी मुंबई को पता था कि बहुत तरीके से इनको मारा जाता है। तो एनकाउंटर कैसे किया जाता है, उत्तर प्रदेश में यह विषय गौड़ हो गया है। एनकाउंटर किसका हुआ है, यह विषय मेरे ख्याल में ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। बात रही राजनीति की, तो चूंकि बाहुबल से राजनीति के क्षेत्र में आए थे अतीक अहमद, तो स्वाभाविक सी बात है राजनीति की बात होगी। और उस वक्त जब इस देश में, खासतौर से इस प्रदेश में, अल्पसंख्यक और बहुसंख्यक दो धड़े हो गए हों, दो हिस्से हो गए हों समाज के, मतदाताओं के, समर्थकों, तब यह बात बहुत स्वाभाविक सी है कि इस तरह की बात आएगी। अब अगर अखिलेश यादव ने कहा है कि ये भारतीय जनता पार्टी जो है वो जो सामाजिक एकता है, जो भाईचारा है, उसको ध्वस्त करना चाहती है, तो इस तरह के बयान तो हमेशा देते रहे हैं भाजपा को लेकर के। और बाकी इधर से जो बयान गए हैं, चाहे डिप्टी सीएम हो, उनसे छोड़ दीजिए। एक तो हनुमानगढ़ी के महंत राजू दास है, उन्होंने 51,000 रुपए इनाम देने की घोषणा की है कि एसटीएफ को लोन दिया जाएगा। तो ये सत्ता शासन का अपना निर्णय होता है, अपनी सोच होती है, अपनी योजना होती है कि किसको कैसे क्या किया जाए। लेकिन अगर मानवीय दृष्टिकोण से देखें तो भी ये बात आज आप जो अच्छी बात कही कि सड़क से लेकर के इंटरनेट तक, सियासत से लेकर के मुझे लगता है कि समाज के हर वर्ग तक इस बात की चर्चा है, इस एनकाउंटर की चर्चा है। कुछ लोग सोचते हैं कि भाई बाप इस दशा में है, ठीक है, माफिया रहा होगा, बड़ा क्रूर रहा होगा, और बेटे को उसी के सामने, उसी के समक्ष एनकाउंटर हो जाए। तो कुछ लोग इस दृष्टि से भी सोचते हैं, लेकिन बहुसंख्यक ऐसे हैं जिनका सोचना है कि अगर बेटा अपराधी था, वो सरेआम क्राइम कर सकता है, तो उसका एनकाउंटर हुआ, मारा गया, तो क्या बुरा है। तो कुल मिलाकर के यह एक साधारण सामान्य सी बात जो आज इस पूरे घटनाक्रम के बाद सामने आई है वो है। लेकिन यह भी सच है कि इस तरह की घटनाओं के पीछे कहीं न कहीं एक राजनीतिक
एक मुकाम हासिल करने या राजनीतिक फायदा हासिल करने का भी एक विषय होता है। अब अगर अतीक अहमद के लड़के या अतीक अहमद के साथी या सलमान या फलाने या ढिमाके इस तरह के लोग मारे जाएंगे, तो स्वाभाविक सी बात है कि एक बहुत बड़ा वर्ग है जो वाहवाही करेगा, जैसे आज लोग कर रहे हैं। बहुत लोग इनाम घोषित कर रहे हैं, कितने लोग योगी जिंदाबाद कर रहे हैं, कोर्ट में ही योगी महाराज जिंदाबाद के नारे गूंजने लगे, ये जानने के बावजूद कि अतीक के लड़के का एनकाउंटर हो गया है। तो एक तो आप देखिए वह समर्थन में जन अधिक हैं इस पक्ष के कि अतीक के साथ जो हो रहा है ठीक हो रहा है। समर्थन के विरोध में वही लोग हैं, एक तो सामने खुल करके नहीं है, और जो हैं वो पॉलिटिकल लोग हैं जिनके पीछे एक पॉलिटिकल सोच है, और उनकी मजबूरी है कि अगर अखिलेश यादव ये सवाल नहीं उठाएंगे एनकाउंटर पर कि एनकाउंटर गलत किया गया। हालांकि एनकाउंटर में देखिए कभी कभी एसटीएफ वालों को सोचना चाहिए कि आपने किसी को गोली मार दी, किसी को मर्डर कर दिया, तो उसके हाथ पिस्टल कहाँ से अटक गई भाई? आपने तस्वीरें देखी कि नहीं देखी? जी देखिए, लेकिन सर हम लोग एनकाउंटर सही गलत पे हम नहीं जाना चाहते। हम नहीं, एक अलग दिशा की बहस है, वो एक अलग दिशा की बहस है। हम उस पर नहीं जा रहे हैं, हम उस पर नहीं जा रहे हैं, हम उसी पे आ रहे हैं कि इस भाई घटना तो अपराध से जुड़ी घटना है। अतीक ने अपराध किया, उनकी कोर्ट में पेशी हो रही है। अगर असद ने अपराध किया तो असद के साथ जो अपराधियों के साथ व्यवहार होता है, पुलिस एसटीएफ ढूंढ रही थी, वो हुआ। लेकिन इसके पीछे भी वही सियासत का गणित है, अल्पसंख्यक बहुसंख्यक का। और अगर ओवैसी जैसे लोग सवाल उठाते हैं तो सवाल एकदम से बेदम नहीं है, माफ कीजिएगा, बहुत लोगों को खराब लग सकता है। सवाल एकदम से बेदम नहीं है, सवाल सही भी हो सकता है। और क्योंकि इस तरह के सवालों का सियासी मुनाफा बहुत शुद्ध खुली आंखों से देखा जा सकता है, तो इसमें फिर गलत क्या है? सब ठीक है, ये भी सही है, वो भी सही है। जिन्होंने किया वो अपने इरादे में सही हैं, जिन्होंने सवाल उठाया वो उनको वो अगर सवाल नहीं उठाए तो उन पे सवाल उठेगा कि हमारे अल्पसंख्यक बिरादरी का और अल्पसंख्यक वर्ग का एक आदमी प्रताड़ित हो रहा है, उसके बेटे की एनकाउंटर हो गया और आप चुप बैठे हैं। तो उनकी मजबूरी, चाहे वो ऐसी हो, ऐसी की ज्यादा मजबूरी लगती है। और अखिलेश यादव की न्यूनतम मजबूरी है कि सवाल उठाएं और इस बात को जोर दे करके कहें कि साहब ये तो बड़ा गलत एनकाउंटर कर दिया, इसकी जांच होनी चाहिए, और ये जो भाईचारा है उसको तोड़ा जा रहा है। मतलब कि हिंदू और मुस्लिम के बीच में एक मुतफरका पैदा किया जा रहा है, अखिलेश यादव के कहने का लबोलुबाब यही है। तो हमको हमारी दृष्टि से कुल यही विषय है। बाकी अपराध हुआ, एनकाउंटर हुआ, इसके लिए बाकायदा व्यवस्था है, कोर्ट में पेशी है, बाकायदा उसकी व्यवस्था है, वो सारी चीजें सामान्य दृष्टि से चल रही हैं। असामान्य यही पर्दे के पीछे जो एक सर मैं आपसे इसके नफा नुकसान, मतलब एज अ पॉलिटिकल एनालिस्ट इसके नफा नुकसान अनुपम जी की ले लेते हैं। अनुपम जी, अभी कुछ ही दिन बीते हैं जब साबरमती जेल से नैनी जेल लाया जा रहा था अतीक अहमद को, और बड़ी चर्चा थी कि गाड़ी पलट सकती है, तो आपने बहुत ही कॉन्फिडेंटली एक बात कही थी, ना सिर्फ कही थी बल्कि लिखित में कही थी कि ये कोई एनकाउंटर नहीं होगा और अतीक को पेश किया जाएगा। और आपकी ये दलील थी हमारे इसी कार्यक्रम में कि जो संदेश अतीक अहमद को कोर्ट में पेश करके और एक कानूनी तरीके से अपराध की सजा दिलवाकर दिया जाएगा, वो ज्यादा बड़ा संदेश होगा। तो अगर संदेश इन घटनाओं के साथ कोई ना कोई संदेश चूंकि जा ही रहा है पॉलिटिकली, तो असद एनकाउंटर से आपको क्या लगता है कि क्या पॉलिटिकल संदेश जा रहा है, और क्या इसका बीजेपी को कोई चुनावी फायदा होता हुआ दिख रहा है? मैं फिर से अपने दर्शकों को यह बता दूं कि हम एनकाउंटर के सही गलत होने पर कोई सवाल नहीं उठा रहे हैं, लेकिन चूंकि हर बड़ी घटना जो है वो चुनाव से जुड़ती है, पॉलिटिक्स से जुड़ती है, तो हम वही समझने की कोशिश कर रहे हैं अपने मेहमानों से। अनुपम जी, आप म्यूट पर हैं सर। देखिए, सबसे पहले नीरज भाई इस बात को देखते हैं कि चुनाव से इसका क्या लेना देना है। मेरा मानना है कि 2024 का चुनाव लोकसभा का चुनाव है और वो एक अलग मुद्दे पे होता है। और वैसे भी आपने देखा होगा कि पिछले 2 चुनावों से
लोकसभा का चुनाव प्रधानमंत्री मोदी अपने ऊपर रेफरेंडम बना देते हैं, अपने ऊपर जनमत संग्रह बना देते हैं। तो वहां तो सिर्फ वोट पड़ने के सिर्फ दो ही कारण होते हैं, प्रो मोदी या एंटी मोदी। मुझे नहीं लगता है कि अगर इस मामले में एनकाउंटर नहीं होता या अतीक को सजा भी नहीं होती तो ये बात लोकसभा चुनाव में बहुत बड़ा मुद्दा बनता। वो एकदम अलग इशू, वो एकदम अलग चुनाव है। लेकिन हाँ, जब अतीक को सजा हो गई, कानूनी तरीके से हो गई, 44 साल में पहली बार गवाह भी मिले, गवाह भी नहीं पलटे, वकील भी नहीं भागे, जजेस ने भी मुकदमा अपने पास से नहीं हटाया। हमने देखा 10-10 जजेस ने अपना मुकदमा अपने पास से हटा दिया, जजेस ने भी मुकदमा अपने पास से नहीं हटाया, और उसके बाद एक कानूनी तरीके से उनको सजा दिलाई गई। तो डेफिनेटली इससे एक बार कानून का इकबाल बुलंद हुआ, वो अब कानून का इकबाल था। आज जो हुआ, देखिए पॉलिटिकल साइंस का एक फंडा है, एक सिद्धांत है नीरज जी की, हिंसा पे राज्य का एकाधिकार होता है। द स्टेट हैज द मोनोपोली ऑन वायलेंस। वायलेंस को, हिंसा को हर आदमी के हाथ में नहीं दिया जा सकता। जो इस बार हुआ, हत्याएं बहुत होती हैं, पर इस बार जो हुआ, आपने देखा कि पुलिस के जवानों को, पुलिस के गनर्स को दौड़ा दौड़ा के मारा गया। एक को गाड़ी के अंदर भून दिया गया, दूसरे को सड़क पे मारा गया, फिर गली में दौड़ा के मारा, बम मारा, गोली मारी। अब ऐसे में ये सीधे सीधे सत्ता को, राज्य को, स्टेट को चुनौती थी। आज की तारीख में योगी आदित्यनाथ की नहीं, अखिलेश यादव की सरकार होती, मायावती की सरकार होती, कांग्रेस की सरकार होती, किसी की सरकार होती, तो वो उसकी सरकार को नहीं, ये राज्य को चुनौती होती। तो जाहिर सी बात है कि इसको बहुत सीरियसली लिया गया और उसको अकॉर्डिंगली डील किया गया। अब रही बात इसकी कि जो इसका विरोध हो रहा है या इसका जो समर्थन हो रहा है, अब जब अतीक अहमद को 44 साल में पहली बार आपने सजा दिलाई है, तो अगर उनको सजा नहीं होती तो अब देखें, यही अखिलेश यादव अभी कुछ दिन पहले विधानसभा में योगी आदित्यनाथ को ललकार रहे थे कि इतना बड़ा कांड हो गया और आपकी सरकार हाथ में हाथ रख के बैठी है, आपकी पुलिस ने कम नहीं, आप कुछ नहीं कर सकते। तो अगर वो कुछ नहीं कर पाते तो उन पे दोष आता। अब जाहिर सी बात, अगर उन्होंने कुछ कर लिया है, उन्होंने अतीक को सजा दिला ली है, 4 लोगों का अब तक इसमें एनकाउंटर हो चुका है, तो उनको भी भाई अपनी पीठ थपथपाने का और गाल बजाने का मौका मिल गया है, और इससे उनको कैसे रोका जा सकता है। और चुनाव में इसका कोई सीधे लाभ तो मैं नहीं देख रहा हूं, लेकिन हाँ, इससे एक बार फिर से सरकार की, और जो योगी जिस जीरो टॉलरेंस की बात करते हैं, उस पॉलिसी की एक बार मैं फिर से कहूंगा पुष्टि हुई है। नहीं, हम निकाय चुनावों की भी बात कर रहे हैं, हम ये कतई नहीं कह रहे हैं कि ये उस मंशा से हुआ है, लेकिन इसका असर अगर तुरंत निकाय चुनाव की अगर आप बात करें नीरज जी, तो मैं इसको विश्वास पूर्वक कह सकता हूं कि निकाय चुनाव पे इसका डेफिनेटली असर पड़ेगा। अतीक को सजा होना और असद का एनकाउंटर होना, देखिए निकाय चुनाव में फिर से मुद्दे अलग हो जाते हैं। और निकाय चुनाव तो वैसे भी शहरी चुनाव होता है, और शहरी जनता, जो शहर की पॉपुलेशन है, उसके ऊपर इस तरह की चीज, अब आप ट्विटर देखें, सोशल मीडिया देखें, तो आपको एक अंदाजा लग जाता है कि शहर की जनता और जो एक मिडिल क्लास जिसको कहते हैं, वो किस तरह रिएक्ट कर रहा है। और इसको देखते हुए यस, निकाय चुनाव में डेफिनेटली इसको, भाजपा को इसका फायदा होगा। जी हेमंत सर, मैं आपके पास आता हूं। जैसा अनुपम जी बता रहे हैं कि इस राजनीतिक एनालिसिस किया जाए तो कहीं न कहीं निकाय चुनाव में भाजपा को इसका फायदा होता नजर आ रहा है, लेकिन जो इसका विपक्ष, जो इसका विरोध कर रहा है, जरा उसके टोन को भी समझने की जरूरत है। और यही मैं आपसे अपने सवाल के जरिए समझना चाहता हूँ। अखिलेश यादव जब इसका विरोध कर रहे हैं तो वो ये बात कह रहे हैं कि बलिया में जिस छात्र नेता की हत्या होती है, वो आरोप लगाते हैं कि वो स्वजातीय है मुख्यमंत्री जी का, तो क्या उसका भी एनकाउंटर होगा? अखिलेश यादव के पार्टी की तरफ से, मीडिया सेल की तरफ से ये ट्वीट किया जाता है कि आगरा में गुजर लड़के को जिन लोगों ने मारा, क्या इसका एनकाउंटर होगा? यादव को जिसने मारा, गुजर को जिसने मारा, आप समझ रहे हो, जाति को चिन्हित करके अखिलेश यादव भी अपनी बात रख रहे हैं या समाजवादी पार्टी भी अपनी बात रख रही है। ओवैसी भी क्या कह रहे हैं? ओवैसी कह रहे हैं कि मुस्लिम है इसलिए एनकाउंटर कर दिया। तो जो विपक्ष है वो सरकार को इस बात पर घेर रहा है कि ये कोई न्याय की जीत नहीं हो रही है, ये जीत इस बात की हो रही है कि आपके पास सत्ता है तो आप अपने पॉलिटिकल एजेंडा को, जिसको सूट करता है उसको मार रहे हैं या उसको बचा रहे हैं। अखिलेश यादव ये भी सवाल पूछ रहे हैं कि अपने स्वजातीय माफियाओं की उन्होंने जो लिस्ट दी थी सरकार को, क्या उनके भी एनकाउंटर होंगे? तो क्या आपको लगता है कि जब सरकार इसको लॉ एंड ऑर्डर का मामला बनाकर पेश कर रही है और अपनी जीत बता रही है,
तब विपक्ष कहीं ना कहीं इस बात की तरफ भी इशारा करने में कामयाब हो रहा है कि नहीं, ये सिर्फ लॉ एंड ऑर्डर नहीं बल्कि इसके अंदर सियासत छिपी है और फिर सियासत की एंट्री हो जा रही है। हेमंत सर। देखिए अमीश, खाली अपोजिशन, बहुत से ऐसे आम नागरिक हैं जिनके मन में ये प्रश्न उठता है, और ये प्रश्न राजनीतिक मंचों से बहुत बार उठा है कि क्या इस तरह की घटनाएं और इस तरह का सरकार का, पुलिस का जो रिएक्शन है वो कुछ पर्टिकुलर केसेस में ही होता है। लेकिन यहाँ दो बातें, अनुपम जी ने एक बात बहुत अच्छी कही कि जब आप सीधे सीधे कानून व्यवस्था को डायरेक्ट सीधे चुनौती देते हैं और राज सत्ता को चुनौती देते हैं, आपने पुलिस वाले को मारा, यहाँ भी वही बात विकास दुबे में लागू होती। विकास दुबे ने एक नहीं 5 बार मर्डर कर। हेलो जी जी, आप कंटिन्यू करें सर। विकास दुबे ने 5-7 लोगों को अलग अलग मरवा दिया हो तो शायद इतनी बड़ी कार्रवाई नहीं होती। लेकिन चूंकि पुलिस वालों को मारा था, यहाँ भी कॉमन एक चीज है, तुमने पुलिस वाले को मारा तो सरकार को एक इस बात की आजादी एक तरीके से मिल गई कि तुमने जैसे भी किया, हमारी पुलिस पर तुमने अटैक किया, तुमने उसको मारा, तो हम तुमको वैसे मारेंगे, जैसे चाहेंगे वैसे मारेंगे, मारेंगे जरूर। मैंने पिछले जवाब में खाली इस बात का मेंशन इसलिए किया था विकास दुबे कांड का कि या इस बार जो मारा गया उसके हाथ में, इसका मतलब कुछ और नहीं, मतलब यही था कि अगर आपने इस तरह से अटैक किया तो आपको इस तरह का जवाब मिलेगा। और ये ऐसा कांड होता है, आपने पुलिस पर अटैक कर मार दिया और कुछ कर दिया और फिर आप मारे गए तो पब्लिक बहुत ज्यादा रिएक्ट नहीं करती है। लेकिन आपका जो प्रश्न है वो थोड़ा सा जुदा है। जुदा इसलिए है कि उस तरह के सवाल उठते हैं, जैसे हम तो नाम लेके बोल रहे हैं, कई बार कितनी बार होता है कि लोग जो है, अब आप सोच लीजिए ब्रजेश सिंह को लेकर के सवाल उठाते हैं, लोग धनंजय सिंह को लेकर सवाल उठाते हैं, इस तरह से कोई और सवाल उठाते हैं। आपने जिस सूची का जिक्र किया उसमें भी इसी तरीके के नाम है, मैं उसमें नहीं जाता हूं, लेकिन क्योंकि उन्होंने कोई हाल में ऐसा कोई जघन्य कृत्य नहीं कर दिया कि उनके ऊपर तुरंत इस तरह की कार्रवाई कर दी जाए, नंबर 1। नंबर 2, एक बात जान लीजिए, पॉलिटिकल बहुत विशुद्ध राजनीतिक दृष्टिकोण बता रहा हूं कि जब समाज अपना नेता, अपनी सरकार चुनने के लिए जाता है, मतदाता पहुंचता है बूथ पर, मतदाताओं का समूह पहुंचता है, जब वहां बैठकर को हिंदू मुस्लिम देखता है तो फिर राजनेता जिनको उसका लाभ मिलता है वो क्यों ना सोचे, तो उनके मुनाफे की बात है। तो यह एंगल तो इतना तेज चला है और पिछले 9 वर्षों के दौरान मुझे लग रहा है कि इसको लगातार धार मिली है इस सोच को। और संभवतः जो मेरा अपना आकलन है कि जिस दृष्टि की राजनीति चल रही है और सत्ता लगातार जिनके हाथ में है, भारतीय जनता पार्टी के हाथ में, उनकी एक ट्रेडिशनल भी कह सकते हैं और आज की है कि ये फार्मूला उनको सूट करता है। आप अगर अखिलेश यादव ने कुछ घटनाएं ऐसी नहीं की होती जिसमें उन पर मुस्लिम अपीजमेंट का आरोप नहीं लगा होता, या मुलायम सिंह यादव ने कुछ ऐसी घटनाएं उनके हाथों से उनके नेतृत्व के दौरान नहीं हुई होती जिसमें विशुद्ध मुस्लिम परस्ती का उन पर आरोप लगा, तो शायद इस तरह की स्थिति का निर्माण नहीं होता। लेकिन अब स्थितियां बन चुकी है, इतनी जल्दी इसको खारिज नहीं किया जा सकता। बाकी रही बात, ये बात तो सही है कि कानून व्यवस्था सबके लिए बराबर है, पुलिसिंग का जो भी एक्ट हो वो सबके लिए बराबर होना चाहिए। अब अगर बलिया की घटना हो या आपने जो बताया दूसरी घटना या इस तरह की और भी घटनाएं, तो स्वाभाविक रूप से, लेकिन इनमें एक बुनियादी फर्क है कि पुलिस पर जब आप अटैक करते हैं, आप किसी पुलिस अफसर या पुलिसकर्मी को मार देते हैं, तब उसका जो उसकी दहशत का जो वॉल्यूम होता है, उसके भीतर जो आतंक का एक वातावरण पैदा होता है वो ज्यादा गंभीर होता है और सरकार को सीधे सीधे चुनौती होती है। जैसे आपने सरकार के किसी अंग को सीधे सीधे आपने भून डाला या मार डाला या उस पर सीधे आपने अटैक किया, तो बुनियादी फर्क तो है। लेकिन ये जो सवाल अपोजिशन की ओर से उठे हैं, मुझे तो लगता है कि सरकार को बहुत शुद्ध रूप से इन सवालों का खुल करके जवाब देना चाहिए। जब आपने कोई काम किया है
आपकी दृष्टि सही है, आपकी मंशा सही है, तो आपको अपोजिशन का बहुत विशुद्ध जवाब मैं हेमंत देख सर, भी रहा हूँ। सरकार तो खुलकर जवाब दे रही है, सरकार तो एसटीएफ का तारीफ कर रही है, और डिप्टी सीएम का सबसे पहले ट्वीट आया केशव प्रसाद मौर्य का कि एसटीएफ बधाई की पात्र है। अभी हम लोगों ने केशव प्रसाद मौर्य का आपको बयान भी सुनवाया हमारे दर्शकों को, जिसमें वो कह रहे हैं कि वो दुर्दांत था उसका, तो उसकी नियति यही थी कि अगर वो पुलिस पर चलाएगा तो मारा ही जाएगा, पुलिस पर अगर गोली चलाएगा। तो सरकार तो इस पर एकदम फ्रंट फुट पर है। हाँ, वही वही मैं आपको कह रहा था। सरकार जो भी डिप्टी सीएम है, स्वतंत्र देव सिंह हैं, और भी तमाम लोग हैं जो भी आ रहे हैं, क्योंकि गवर्नमेंट का स्टैंड है, गवर्नमेंट की स्टैंड है, तो गवर्नमेंट से जुड़ा जो भी जिम्मेदार आदमी होगा वो तो यही स्टैंड रखेगा ना, जो योगी आदित्यनाथ की स्टैंड है। दूसरी एक बात और बता दूं, इससे और क्या होता है। देखिए, अगर इस तरह की कार्रवाई नहीं हुई होती तो क्या होता। इधर कुछ वर्षों में, जब से योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने, इसमें कोई शक नहीं कि लॉ एंड ऑर्डर को लेकर के, बुलडोजर को लेकर के, माफियाओं के खिलाफ एक्ट को लेकर के जो कुछ उन्होंने किया है, उत्तर प्रदेश तो है ही है, राज्य तो है ही है, योगी आदित्यनाथ का अपना खुद का ग्राफ बहुत ऊपर गया है। और आज पूरे देश में जब वो जाते हैं चुनावी सभाओं में, तो कहते हैं शेर आया। इवन ओवैसी के इलाके में जब म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के इलेक्शन में योगी गए, तो वहां एक शेर आया, शेर आया। या मालवनी जो मलाड में है मुंबई के, वहां वो बीके सिंह के समर्थन में चुनावी सभा करने गए, अरे शेर आया, शेर आया। मतलब तो जो इमेज शेर आया वाली योगी आदित्यनाथ की है, उसके पीछे यही सब तो कारण है। एक प्रमुख कारण यही है कि माफियाओं के खिलाफ उनका जो टफ स्टैंड है कि हम तुमको छोड़ेंगे नहीं अगर तुमने छेड़ा तो पब्लिक को या किसी को। यहाँ तो दूसरा, यहाँ तो ज्यादा बर्बर घटना है। अगर एक कॉमन आदमी मार दिया गया होता, खाली उमेश पाल मार दिया गया होता, तो शायद इस तरह की स्थिति नहीं आती, तो फिर इलाहाबाद की, प्रयागराज की पुलिस अपना काम करती रहती। लेकिन जब अतीक के खिलाफ इतनी बड़ी कार्रवाई हो रही हो, और इन कार्रवाइयों के दौरान उनके बेटे या उनके लोग या उनके जो भी गुर्गे हैं, अगर इस तरह की दुस्साहसपूर्ण घटना को अंजाम दे देते हैं, तो फिर योगी की जो एक यूएसपी है, जो पूरे देश भर में उनकी छवि बनी है, रूप से एक इंडिविजुअल की छवि पर भी फर्क पड़ता। तो इसलिए वे सारे काम जरूरी थे, उसी भाषा में उसी तरीके से जवाब देना। तो ये स्टेट के लिए भी, योगी आदित्यनाथ के लिए भी मुझे लगता है कि बेहद जरूरी था जो हुआ है। अब सवाल उठे हैं, सवाल का जवाब तो सब दे ही रहे हैं, और मुझे लगता है कि एसटीएफ ने भी अपना स्टैंड क्लियर किया। अभी शाम को सारी बातें उन्होंने बताई भी। लेकिन एक आखिरी बात जरूर कहूंगा कि और भी जो लॉ एंड ऑर्डर से जुड़ी घटनाएं होती हैं, उस पर भी सरकार को उसी तत्परता के साथ, उसी गंभीरता के साथ जवाब देना चाहिए, वरना सवाल तो उठते रहेंगे। जी अनुपम सर, जैसा हेमंत सर से मैंने सवाल लिया, उसी सवाल को रिफ्रेम कर रहा हूँ आपके लिए, चूंकि हम लोग अतीक के बेटे असद के एनकाउंटर के सियासी इम्प्लीकेशंस पर बातचीत कर रहे हैं, और आपने एक बड़े राजनीति विज्ञान की मार्के की बात बताई। मैं खुद पॉलिटिकल साइंस का स्टूडेंट रहा हूँ, तो मैं उससे खुद को रिलेट कर पा रहा हूँ। समाजवादी पार्टी का ट्वीट अभी 6:53 पर सामने आया कि अपने स्वजातीय अपराधियों पर मेहरबान मुख्यमंत्री बताएं, बलिया में मारे गए हेमंत यादव के हत्यारों का कब होगा एनकाउंटर, आगरा में पुलिस द्वारा फर्जी एनकाउंटर में मारे गए आकाश गुर्जर के हत्यारों का कब होगा एनकाउंटर। सामान्य स्थितियों में जब इस तरह की बात लिखी जाती है तो टाइटल पर ज्यादा जोर न भी दिया जाए तो बात कही जा सकती है कि बलिया के प्रकरण में कब न्याय होगा, आगरा के प्रकरण में कब न्याय होगा। लेकिन यहाँ बाकायदा पीड़ित पक्ष का टाइटल लिख के और मुख्यमंत्री की स्वजातीयता को कोट एंड कोट कर ये सवाल उठाया जा रहा है। तो अगर हम इसकी सियासत की बात कर रहे हैं, तो जिस एनकाउंटर को सरकार के लोग या सरकार के अंग या सरकार की मशीनरी ये दिखाना चाह रही है कि वो एनकाउंटर कोई सियासी एनकाउंटर नहीं बल्कि लॉ एंड ऑर्डर को स्थापित करने का एनकाउंटर है, तो विपक्ष ये भी तो बताने में सफल नजर आ रहा है कि भैया और भी तो जगह हैं, और भी जगह तो पीड़ित हैं, और भी जगह तो मामले उठे हैं, जो आप वहां पर ऐसे एक्शंस क्यों नहीं हो रहे हैं। तो क्या आपको लगता है कि ऐसी स्थिति में जो वो पॉलिटिकल माइलेज भाजपा को मिलना चाहिए, उसमें विपक्ष अपना एक दूसरा एंगल निकालने में कामयाब हो रहा है?
सर आप म्यूट हैं। अनुपम सर आप म्यूट पर हैं। देखिए आवाज आ रही है मेरी? जी आ रही आ रही। अच्छा, देखिए विपक्ष का काम है सरकार को घेरना और उन्हें घेरते रहना चाहिए। एक हेल्दी डेमोक्रेसी यही होती है। और अब जाहिर सी बात है कि कल अगर आप आरोप लगा रहे थे कि आपकी पुलिस ने कमी है और आप कुछ नहीं कर पा रहे हैं, तब आज की तारीख में आप अखिलेश यादव से ये तवक्को तो ना करें ना कि वो ताली बजाएंगे और बहुत शाबाशी देंगे। लेकिन जहां उनका काम ये है, उसमें मैं तो थोड़ा सा जो ऑब्जेक्शन लेता हूं जिस बात पे, अभी जो आप समाजवादी पार्टी का ट्वीट बता रहे थे अमीश, वो समाजवादी पार्टी का ट्वीट इसलिए क्योंकि अखिलेश यादव ने आज ये बात इंदौर में कही है। मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ अखिलेश यादव ने क्या कहा। उन्होंने कहा कि बलिया में जो मुख्यमंत्री के स्वजातीय लोग यानी कि ठाकुर ने यादव जाति के नौजवान की जान ले ली, क्या उनको मिट्टी में मिलाएंगे? अब आप देखें कि क्या मतलब, आप मानेंगे कि ये देश के बल्कि दुनिया के सबसे बड़े सूबे के 5 साल मुख्यमंत्री रहे, ये सीधे सीधे दो जातियों को आपस है, उसके बारे में अखिलेश कुछ नहीं बोले। अब आप देखें जो एसटीएफ बनी थी अमीश, आप बहुत यंग हैं, पता नहीं आपको याद होगा नहीं याद होगा, लेकिन हेमंत जी को याद होगा, एसटीएफ बनी थी श्री प्रकाश शुक्ला को ध्यान में रख के बनी थी। बड़ा नोटोरियस कल्याण सिंह के जमाने में बनी थी 1998 में, कल्याण सिंह के जमाने में हाँ बनाई थी। अब उस समय और फिर श्री प्रकाश शुक्ला का पहला एनकाउंटर जो बड़ा फेमस एसटीएफ ने किया, श्री प्रकाश शुक्ला का किया। आपने उसको कभी इसको जातिगत मुद्दा बनते देखा क्या? तमाम एनकाउंटर्स किए हैं एसटीएफ ने, लेकिन आप इसको जिस तरह कम्युनल और कास्ट लाइन, और देखिए मैं मतलब बाकी चीजें तो जाने दें अमीश, कुछ चीजों में मुझे समझ नहीं आता, मैं हंसूं या रोऊं। आप एक क्रिमिनल के एनकाउंटर को कह रहे हैं कि इससे भाईचारा खराब होगा। मतलब इमेजिन, भाईचारा खराब होगा। तो जैसे वो अपराधियों को कहते हैं ना भाई, तो भाई थे, वो जनता चारा थी, इसी भाईचारे की बात कर रहे हैं। मतलब आप एक क्रिमिनल के एनकाउंटर को आप कह रहे हैं इससे भाईचारा, गंगा जमनी तहजीब खराब हो जाएगी, कम्युनल एटमॉस्फेयर पैदा हो जाएगा, सांप्रदायिकता आ जाएगी, सेकुलरिज्म खत्म हो जाएगा। मतलब इससे ज्यादा, मैं इतने बड़े नेता हैं, इतने बड़े सूबे के 5 साल मुख्यमंत्री रहे, मैं क्या कहूँ अमीश को, लेकिन आप सोच के देखें, ये वो अतीक अहमद है जिनके 44 साल तक, आपको अच्छा इसको भी जाने दें, आज हम लोग अखिलेश यादव के ट्वीट को लेकर बहुत बात कर रहे हैं, नीरज जी, अमीश जी, मैं आपको याद दिलाता हूँ 2 चीजें, 2 घटनाएं याद दिलाता हूँ जल्दी जल्दी। राजू पाल का मर्डर हुआ था 2005 में, उसके बाद मुलायम सिंह मुख्यमंत्री थे, वो आए थे और यहाँ पे मंच पे खड़े होकर उन्होंने अतीक अहमद को क्लीन चिट, उन्होंने कहा बिल्कुल दोषी नहीं, मैं कह रहा हूं, ये तो सरेंडर भी कर रहा है मेरी इज्जत रखने के लिए। ये अब आप सोचिए पुलिस प्रशासन पे इसका क्या मैसेज गया होगा। जाहिर सी बात है, आज इतने साल 17 साल बाद भी वो केस अभी तक सॉल्व नहीं हो पाया, पुलिस से नहीं हो पाया, फिर सीबीआई में चला गया। दूसरी घटना मैं याद दिलाता हूं, आप बलात्कार जैसे जघन्य अपराध के दोषियों को यह कह के डिफेंड किया आपने कि लड़के हैं, गलती हो जाती। अब इसमें अगर अखिलेश यादव इसको भाईचारा देख रहे हैं, असद के एनकाउंटर को इसमें उन्हें लग रहा है भाईचारा खराब हो रहा है, तो फिर क्या ही कहा जा सकता है। वैसे एक वैचारिक दिग्भ्रमण भी दिखता है। एक आपने पहले था उसमें वो एनकाउंटर पर सवाल उठा रहे थे कि एनकाउंटर झूठा है, आप दूसरे में समाजवादी पार्टी कह रही है कि एनकाउंटर उसका भी करेंगे क्या, इसका भी करेंगे क्या। तो यानी आपको एनकाउंटर से समस्या है या फिर वो किसी खास जाति धर्म के इंसान का एनकाउंटर हो रहा है इससे समस्या है? ये भी शायद थोड़ा सा मुझे लगता है कि क्लैरिटी नहीं है समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव को, उन्हें इस पर भी थोड़ा सा सोचना चाहिए। मैं हेमंत जी, नीरज जी इसको मैं मानता हूं कि एक पॉलिसी क्वेश्चन है कि एनकाउंटर होना चाहिए नहीं होना चाहिए, एनकाउंटर सही हुआ गलत हुआ उसकी जांच हो, ये सारी बातें मैं मानता हूं, लेकिन इसको बाकायदा धर्म और जाति से जोड़ देना बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण। अच्छा, एक हेमंत जी मैं आपसे फिर इसको एक थोड़ा सा पॉलिटिकल एंगल इसमें ढूंढने की कोशिश करता हूं कि अखिलेश यादव ने तो चलिए एक झूठा एनकाउंटर कह के और भाईचारा खत्म करना, भाईचारे के खिलाफ है बीजेपी, सीधा सीधा उन्होंने कटघरे में खड़ा कर दिया। लेकिन
मायावती ने एक सधा हुआ सा एक ट्वीट किया, बस वो कैमरे के सामने तो आमतौर पे आती भी नहीं है। उन्होंने ट्वीट किया कि आशंका थी कि विकास दुबे जैसा कुछ हो जाएगा, वो आशंका दूर करने के लिए एनकाउंटर की जांच होनी चाहिए। तो अगर अखिलेश यादव मुस्लिम समुदाय को ही सही एक स्टैंड लेकर अगर कोई मैसेज दे रहे हैं, तो क्या मायावती यहां भी पीछे छूट जाती हैं? मतलब वो मुस्लिम, पिछले कई हफ्तों से हम देख रहे हैं कि वो मुसलमानों को लुभाने की कोशिश कर रही हैं, लेकिन जब एक टफ स्टैंड लेने की बात आई तो वो यहां भी अखिलेश यादव से पीछे ही छूट जा रही हैं क्या? देखिए नीरज, मैं बहुत स्पष्ट बोलता हूं इस विषय में, बहुत सीधी सी बात है, ज्यादा समझने की और समझाने की। आपका फ्रेम वो हो गया है, वर्टिकल हो गया है। जी सर, आप अच्छा, शायद हेमंत तिवारी जी का इंटरनेट कनेक्शन में शायद कुछ समस्या थी। तो मैं तब तक अनुपम जी, मैं आपसे ये सवाल लेता हूं कि अगर हम इसको, इस पर सियासी प्रतिक्रियाओं में अगर हम इसको अखिलेश यादव वर्सेस मायावती अगर हम देखें, या हेलो, हाँ जी, वापस आ गए हैं हेमंत जी। तो हेमंत जी, मेरा सवाल मुझे दोहराने की जरूरत है या आप? नहीं, बिल्कुल जरूरत नहीं है। मैं बहुत क्लियर कहता हूं, इसको आप, हम, सारी दुनिया समझ रही है। साहब ये बताइए, ये सीधी सीधी सी बात उन्होंने कह दी कि आपने मुसलमान को मारा, बहुत स्पष्ट सी बात है, जिक्र नहीं किया। ये कहने का मकसद है कि आपने मुसलमान को मारा। तो अगर मुसलमान मारा गया है, एक मुसलमान का नौजवान बेटा मारा गया है और उस पर सवाल नहीं उठाएंगे, तो उनको वोट किसका लेना है साहब, मुझे बताइए। राजनीति, आपने पूरे विषय में सीधे सीधे राजनीति जुड़ी है, नंबर एक। नंबर दो, मैंने आपसे कहा कि मुस्लिम इसको उससे नहीं जोड़ते हैं, लेकिन आप अतीत के उदाहरणों में जाइए। अभी जिक्र किया अनुपम जी ने, बहुत सही जिक्र किया। आप ये सोचिए कि यह अतीक अहमद इसी तरीके से अपराध करता था और उसको सत्ता में बैठे शीर्ष लोग उसको इंडोर्स करते थे, कि उसके लिए अच्छी बात बोलते थे। और इन्होंने जिक्र किया अतीक अहमद का, उसी के थोड़े आसपास की घटना हुई थी कृष्णानंद राय की, बहुत जघन्य हत्या हुई थी गाजीपुर जिले में, उसरी चट्टी पे। और मुख्तार अंसारी, बाकायदा नेताजी के निर्देश पर उन्होंने जाकर सरेंडर किया। तो मैं क्यों कहता हूं, ये लोग क्यों इतना पले बढ़े? ये लोग इसीलिए पले बढ़े साहब कि मायावती और मुलायम सिंह से इनके सीधे ताल्लुकात हुआ करते थे। जब मुख्तार अंसारी जैसा व्यक्ति वाराणसी में मुरली मनोहर जोशी के खिलाफ चुनाव लड़ सकता है, वो भी बसपा सत्ता में, यानी मायावती मुख्यमंत्री लड़ सकता है, और करीब करीब जीतते जीतते रह गया, तो सीधे सीधे सत्ता शीर्ष से उसके संपर्क हैं। तो सत्ता शीर्ष से सीधे संपर्कों का इतना ज्यादा लाभ इन लोगों ने उठाया कि इनका दिमाग खराब होता गया, और वही खराब दिमाग की आदत बन गई। तो ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं, मैं तो खाली एक चीज कह रहा हूं कि अखिलेश यादव की भी मजबूरी है। उनके पिताजी ने जो पॉलिटिक्स की उसमें मुसलमान टॉप पे थे, मुसलमानों के ही सपोर्ट से 4-4 बार तो समाजवादी पार्टी को कुर्सी मिली। और ये भी समझिए कि बहुजन समाज पार्टी जो 4 बार सरकार बनाया उसने, जिसमें 2 बार सीधे सीधे प्रत्यक्ष समर्थन रहा, 3 बार भारतीय जनता पार्टी का। पर जो इलेक्शन हुआ उस इलेक्शन में उनको बहुत बड़ा समर्थन मुस्लिम वर्ग का मिला। तो साहब, अगर मुझे लगता है कि हमारी खेती कहाँ उपजाऊ अधिक है, तो उस उपजाऊ खेती पर अगर कहीं हंसिया चलाएगा कोई दूसरा आदमी, तो हम तो जरूर चिल्लाएंगे, नंबर एक। नंबर दो, मैं एक बात मानता हूं कि अपराधी कोई भी हो, किसी भी जात धर्म का हो, उसके साथ वही सलूक होना चाहिए जिसके लिए वो डिजर्व करता है। तो इस मामले में तुम्हें योगी सरकार का जो भी स्टैंड है उसकी तारीफ करता हूं, इसलिए कि इनका अतीत, इनके अतीत के अतीत पर आप जाएं तो साहब 1000 पृष्ठ की बहुत बड़ी किताब लिख जाएगी, कम से कम 4-5 वेब सीरीज बन जाएंगी। इतना खूंखार अतीत इन लोगों का रहा है। तो हमेशा मनमानी करते रहे, उसी मनमानी की आदत रही है। लेकिन पिछले 2 दिनों में खाली आप देखिए, आपने इसका जिक्र भी किया था,
नीरज जी, पिछले 2 दिनों का प्रदेश देख लीजिए, पूरे उत्तर प्रदेश पूरे भारत के सामने है। अतीक अहमद जैसा आदमी जब वो पूरी दुनिया के सामने कह रहा है कि अब मिट्टी में मिला ही दिया है, मिट्टी में तो मिल ही गया, अब जो है हमारे बाल बच्चों रिश्तेदारों को न परेशान करें, मतलब इसका मैसेज क्या है? इसका मैसेज सामान्य नहीं है। इसका मैसेज वैसा नहीं है कि आप अपराधी को पकड़ लें और उसके बाद उसके गले में तख्ती डलवा लें कि मैं आज के बाद अपराध नहीं करूंगा, यहां से भाग जाऊंगा। ये भी होता रहा है। इसका मकसद बहुत ज्यादा है, इसका मैसेज बहुत बड़ा है। अतीक अहमद जैसा माफिया अगर कह रहा है कि मिट्टी में मिला ही दिया है, खत्म हो गया हूं, कुछ नहीं बचा है, सब समाप्त हो गया है, और आज का दृश्य, और एक मत माफ कीजिएगा, अगर अखिलेश यादव ये नहीं बोलते तो बहुत से ऐसे लोग हैं जिनको इस बात का गम जरूर आज की तारीख में होगा कि बाप जो है, यानी अतीक भाई, जिनको लोग अतीक भाई कहते हैं, अतीक भाई अदालत में हैं, अतीक भाई इस तरह से गिड़गिड़ा रहे हैं, अतीक भाई कह रहे हैं कि हमको मिट्टी में मिल गए, और अतीक भाई अदालत में है, उनको सजा हो चुकी है और वो पेशी पर आए हैं और उनका जवान बेटा मारा गया है। तो इस तरह की सिंपैथी करने वाले लोगों की भी संख्या कम नहीं है। तो अगर ये जो सिंपैथाइजर्स हैं जिनकी संख्या बड़ी है, उन सिंपैथाइजर्स को कौन एड्रेस करेगा? उन सिंपैथाइजर्स को मायावती और अखिलेश यादव एड्रेस करेंगे ना। अखिलेश यादव बड़े स्टेक होल्डर हैं, और अखिलेश यादव के पहले या बराबर में या साथ में मायावती भी स्टेक होल्डर रही हैं, उनको भी उम्मीद है। तो ये तो इनकी न्यूनतम आवश्यकता इन दोनों नेताओं की है कि इस तरह के प्रश्न उठाएं, और जो जज्बात उभरे होंगे जिनके, उन जज्बातों पर थोड़ा सा मरहम पट्टी करें, को थोड़ा सा मरहम लगाएं, उनको थोड़ा शांत करें, उनकी भावनाओं को अपना साथ दें। यही मेरे समझ में आता है मित्र। जी अनुपम जी, आपसे भी मैं एक टिप्पणी इस पर लेना चाहूंगा कि अगर ये विपक्ष का, या कहें कि अखिलेश और मायावती का अपनी मुस्लिम पॉलिटिक्स को ध्यान में रखते हुए ये रिएक्शन में कौन फायदा ज्यादा लेता हुआ नजर आ रहा है? आप म्यूट पर हैं सर। हाँ जी देखिए नीरज जी, ये जो आज अखिलेश का बयान दे रहे हैं, ये शुरुआत ऐसे होता है कि मायावती राजनीति पे अपना न्यूनतम स्तर छूती हैं, और उसके बाद उनको समझ में आता है कि बिना मुस्लिम वोट बैंक के, जो कि इस बार 91-92% चला गया समाजवादी पार्टी की तरफ, उनको समझ में आता है कि उसके बगैर उनकी राजनीति, जितने भी क्षेत्रीय दल हैं वो हिंदुस्तान में, उन सब का जो एक हिस्सा है उनके वोट का, उनका मुस्लिम वोट बैंक है। फिर वो स्टालिन से लेके ममता बनर्जी से लेके केजरीवाल से लेके लालू से लेके मुलायम तक सब भाई एक उनका हिस्सा होता है। मायावती अपनी एक नई मुस्लिम पॉलिटिक्स शुरू करती हैं जब वो गुड्डू जमाली को उपचुनाव लड़ाती हैं आजमगढ़ से। उसका असर भी नजर आता है, जो उनकी पारिवारिक सीट है इनके हाथ से निकल जाती है। फिर ये आप देखते हैं इमरान मसूद और कहां से होते हुए शाइस्ता परवीन तक आ जाती हैं। ना सिर्फ शाइस्ता परवीन तक आती है, बल्कि शाइस्ता परवीन के साथ डट के खड़ी होती है, कहती है कि बिना जांच के मैं उसे दोषी नहीं मानूंगी, उसे नहीं निकालूंगी। अब ऐसे में वो एक पॉलिटिकल मैसेजिंग करती है। देखिए प्रयागराज में बहुजन समाज पार्टी का मेयर बनने की कोई गुंजाइश नहीं, लेकिन अगर वो शाइस्ता परवीन को टिकट देने की बात करती है तो बेसिकली वो यहाँ से एक पॉलिटिकल मैसेजिंग कर रही होती है। वो दिखाना चाह रही होती है कि देखो अखिलेश यादव आजम खान के साथ नहीं खड़े हुए, इरफान सोलंकी के साथ नहीं खड़े हुए, नाहिद हसन के साथ नहीं खड़े हुए, शरील इस्लाम के साथ नहीं खड़े हुए, और मैं अतीक अहमद की पत्नी शाइस्ता परवीन के साथ खड़ी हूँ। इसी की बात उनकी इस स्टैंड के 2-4 दिन के आप अंदर देखते हैं कि समाजवादी पार्टी में एक बौखलाहट का आलम होता है, और उसी में पहले राम गोपाल यादव ये बयान देते हैं, जिसको मैं बौखलाहट का सबूत मानता हूं, कि पुलिस जो है अतीक अहमद के 2 नाबालिग बच्चों का एनकाउंटर कर देगी। नीरज जी, मैंने आप ही के प्रोग्राम में कहा था कि हिंदुस्तान में भी नाबालिग बच्चों का एनकाउंटर नहीं होता और इसकी कोई संभावना नहीं है। फिर भी राम गोपाल कहते रहे कि मैं गारंटी से कह रहा हूं 2 दिन के अंदर अतीक अहमद के दोनों नाबालिग बच्चों का एनकाउंटर हो जाएगा। और उसी बात को अखिलेश यादव आगे बढ़ा रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं अखिलेश यादव को इस बात का एहसास हो रहा है कि अच्छा देखिए अभी आने वाले हैं निकाय चुनाव। पिछले निकाय चुनाव में आपने देखा था भारतीय जनता पार्टी के विजय रथ मेरठ में और अलीगढ़ में सिर्फ बसपा ने पकड़ा था, बाकी सब जगह उसका क्लीन स्वीप था और समाजवादी पार्टी 0 पे आई थी। इसका कारण है वेस्टर्न यूपी में कुछ सीट है जहां पे जाटो और मुस्लिम कॉम्बिनेशन बहुत मारक और बहुत डेडली साबित होता है, बहुत विनिंग फॉर्मूला होता है। समाजवादी पार्टी को सबसे ज्यादा डर इसी बात का है कि निकाय चुनाव में
अगर बहुजन समाज पार्टी अपने पुराने फॉर्मूले को दोहराती है और मुस्लिम वोट बैंक का एक हिस्सा उनसे छीन लेती है, तो मतलब पूरा वोट पाके अगर वो 125 पे रुक गए, तो आप खुद ही सोच के देखें, उन्हें इस बात का अंदाजा है कि वो मुस्लिम वोट बैंक पे अगर उनके डेंट लग जाएगा। आपने देखा है कि 2019 में CSDS के डेटा बताता है कि 26 से 27% यादव वोट भाजपा में चला जाता है। ऐसे में मुस्लिम वोट जब मायावती छीनने का प्रयास कर रही है, उसके चलते अखिलेश यादव में इतनी जल्दबाजी और इस तरह के बयानों की एक प्रवृत्ति आ रही है। नीरज जी, हेमंत सर, चूंकि अब बात सियासत संदर्भ में, तो मैं आपसे, आवाज आ रही है? नहीं सर, अब ठीक है। मैं ये कह रहा था कि मेरा सवाल आपसे ये है, इसको एक समझाइश के तौर पर जरा बताइएगा कि जैसे सियासत का अपना डिजाइन है, भाजपा की सियासत का अपना डिजाइन है कि वो हर चीज को हिंदू और मुस्लिम के पिच पर ले जाती है और वहां खेलती है, चाहे वो राम मंदिर बनाने की बात हो या फिर एनकाउंटर की बात हो। बीजेपी के जो कार्यकर्ता हैं वो अभी सोशल मीडिया पर जिस तरह के पोस्ट शेयर कर रहे होंगे, वो इसको हिंदू बनाम मुस्लिम टाइप का रंग देते हुए नजर आ रहे होंगे। ठीक उसी प्रकार, और ये भाजपा को कहीं ना कहीं हिंदू मुस्लिम की सियासत इस कदर सूट करती है कि जिसका राजनीतिक जो निकलता है मूल अंश वो सामने ही है कि सरकार केंद्र में कितनी मजबूत है और प्रदेश में कितनी मजबूत है। ठीक उसी तरीके से अखिलेश यादव की सियासत हम जब देख रहे हैं, तो वो हर चीज को, चाहे वो एनकाउंटर ही क्यों ना हो, जाति के चश्मे से देख रहे हैं और उसको उसी कलेवर में अपने जो उनके समर्थक है उनके सामने पेश कर रहे हैं। जैसे बीजेपी को ये सियासत सूट कर रही है, वैसे ही आंकड़े अगर देखे जाए तो समाजवादी पार्टी को भी 2022 के चुनाव के बाद ये सियासत सूट करती नजर आ रही है। क्योंकि 2022 के विधानसभा चुनाव को हम देखें तो जैसा अनुपम सर कह रहे थे कि मुस्लिमों का भरकर वोट उनको मिला, तो वैसे ही उनको कुछ दलित वोट भी मिले, कुछ नॉन यादव ओबीसी वोट भी मिले। तो अब अगर अखिलेश यादव हर चीज को, उनको तो लग रहा है ना कि हम जाति का जब कार्ड खेल रहे हैं तो हम सफल हो रहे हैं। खतौली में हमने अच्छा कार्ड खेला जाति का, हम सफल हो गए उपचुनाव में। तो अभी वो मध्य प्रदेश गए हैं, मऊ में अंबेडकर जयंती के दिन वो वहां पर दलित सियासत करेंगे, उससे एक दिन पहले वो वहां यादव सियासत भी कर चुके हैं, यादव नेता के भी जाके मिल चुके हैं, यानी उनका पूरा फोकस जाति है। तो आपको क्या लग रहा है कि वो अखिलेश को अगर इस सियासत में फायदा होता नजर आ रहा है, तो ये वही सियासत है जो हिंदुत्व के जो बीजेपी का नैरेटिव उसको बैलेंस करने के लिए वो उनको कामयाबी दे सकती है, या अखिलेश गलत ट्रैक पर जा रहा है? देखिए, ऐसा है कि अखिलेश के पास ट्रैक बचे ही कितने हैं, ये सोचने वाली बात है। 2022 में क्या हुआ? 2022 में अखिलेश यादव मुतमईन थे कि उनकी सरकार बन रही है, जो बहुत विशुद्धशा गलत था। दूर दूर तक इसके आसार नहीं थे, और मेरे ख्याल में यूपी तक इस बात का गवाह है, जहां मैं बहुत स्पष्ट रूप से बोलता रहा कि जहां तक मेरी दृष्टि जा रही है, भारतीय जनता पार्टी का बहुत मजबूत अपर हैंड है, एज नहीं अपर हैंड है, मजबूत। मैं कहता रहा, अल्टीमेटली वही हुआ। अभी क्या है, उस वक्त उन्होंने क्या किया? उन्होंने, उनके मस्तिष्क में एक बात आई कि मुसलमान हमारे साथ है। बहन जी को बार बार उनका भाजपा के साथ इतना क्लोज रिश्ता लोगों को दिख रहा है कि इस बार मुसलमान मेरे साथ आएगा, और बहुत सही बताया कि 90-91% उनके पास मुसलमान गया है। ये जो 10% प्लस का एलिवेशन उनको मिला, कहाँ से मिला? इसी वजह से तो मिला, और कुछ जातियों के हिसाब से। तो अखिलेश की इस बात का पता था कि हम भारतीय जनता पार्टी लगातार 2014, 17, 19, 22 भारतीय जनता पार्टी ने विराट हिंदुत्व का एक विराट अम्ब्रेला तैयार किया था, बहुत बड़ा अम्ब्रेला। और समाजवादी पार्टी को बाद में जब 17 की बहुत बड़ी चोट लगी, 19 की चोट लगी, 14 में चोट लग चुकी थी, तो उनको लगा कि 22 में हम इनके मुकाबले एक जातियों का एक अम्ब्रेला तैयार करें, जो भाजपा का धर्म आधारित हिंदू वर्चस्व वाला अम्ब्रेला है, उसको मुकाबला दे सके। यही उन्होंने किया, और उसका लाभ उनको मिला भी। उनको इस बात का लाभ मिला, कुछ जातीय वोट उनके पास बढ़े, गैर यादव कुछ वोट मिले, दलितों को कुछ वोट मिले। हालांकि एक बार मैं बता दूं, दलितों के वोट पाने की जो सोच है अखिलेश यादव को, इससे उनको थोड़ा सा पीछे हट जाना चाहिए। ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं, दलित उनको वोट करने वाला जल्दी नहीं है, क्योंकि दलित अपना रिसेंट पास्ट भूला नहीं है।
जब जब अखिलेश यादव या मुलायम सिंह यादव की सरकारें रही तो बाबा साहब की सबसे ज्यादा उंगलियां उनकी मूर्तियों की उसी दौरान टूटी हैं, और दलित बनाम यादव के सबसे ज्यादा झगड़े उसी दौरान हुए हैं। तो गांव वाला दलित भूलता नहीं है, उसमें ज्यादा उनको कोशिश करने की जरूरत नहीं है। फिलहाल अखिलेश यादव ने जो प्रयोग किया उस वक्त 2022 में भाजपा को बराबर की टक्कर देने के दृष्टिकोण से वो टक्कर तो नहीं दे पाए, लेकिन हाँ बहुत से स्थानों पर बहुत क्लोज फाइट में वो रहे, और थोड़ा सा और बेहतर मैनेजमेंट होता तो स्कोर में काफी फर्क आ सकता था, और फर्क आ सकता था अखिलेश पक्ष में। तो उन्होंने एक परिणाम देख लिया, जब एक परिणाम देख लिया तो कैसे छोड़ दें। दूसरी बात, उनको पता है कि उनके पास 2 मुकम्मल वोट बैंक हैं, 2, यादव और मुसलमान। यादवों का अधिसंख्य वोट उनको मिलता रहा है, ठीक करीब करीब उसी प्रकार से जितना फीसद मुसलमानों को वोट उनको मिला है पिछली बार, करीब करीब उसी हिसाब से यादवों को वोट मिलता रहा है। तो यादव मुस्लिम छोड़ नहीं सकते। अब जो गैर यादव ओबीसी जातियां हैं या फिर दलितों पर उन्होंने जो एक्सरसाइज शुरू की है, उनको लगता है कि 24 में इसका कुछ फायदा मिल सकता है। और एक चीज और ध्यान रखिएगा, छोटी जातियों को, ओबीसी की गैर यादव छोटी जातियों को इकट्ठा करने के लिए, अपने पाले में लाने के लिए तो उन्होंने एक अलायंस बनाया था पिछली बार, जिसमें केशव देव मौर्य से लेकर ओम प्रकाश राजभर और तमाम सारे लोग शामिल थे। तो उनका ये भी लक्ष्य था। तो थोड़ा सा अतीत का जो लाभ उनको ठीक ठाक लाभ मिला है, 47 से 125 पूरा अलायंस और वो लोग मिलकर पहुंच गए, 111 तक सीटें अकेले खुद की आ गई। तो फायदा देख चुके हैं, इसलिए उस स्टैंड से पीछे उनका कोई स्टैंड बनता ही नहीं है जो आज ले रहे हैं, या जो उनकी एक्टिविटीज में शामिल है। महू में जाकर के यादवों से मिलना, या फिर अम्बेडकर, बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती के पहले वहां जाकर के एक संदेश देना। तो और अभी भी कांड बता दें कि उत्तर प्रदेश के किसी भी कोने में चले जाए, अभी भी दलित वर्ग का अधिक संख्य समर्थक और मतदाता वो मायावती को सपोर्ट करता है। बहुत ज्यादा आसार नहीं है को अखिलेश यादव साथ जाएगा, हो सकता है उनका अपना कोई कैलकुलेशन। जी बिल्कुल। तो दोस्तों, आज की एक बड़ी घटना, जो कि पूर्व सांसद हैं, 5 बार के विधायक हैं और दर्जनों दुर्दांत मामलों में नामजद अपराधी हैं, उसके बेटे असद अहमद का यूपी पुलिस ने एनकाउंटर कर दिया। इस पर सियासी बवाल मचा। हमने ये समझने की कोशिश की पिछले 1 घंटे की चर्चा में कि उसका क्या चुनावों पर कोई असर होगा, क्या उसका सियासी नफा नुकसान होगा और किसे होगा। तो हमारे पैनलिस्ट का ये मानना है कि मोटे तौर पर वो पूरी एक कानूनी घटना थी वो एनकाउंटर, लेकिन फिर भी चूंकि हर चीज चुनाव से जुड़ती है तो बीजेपी को इसका फायदा मिलेगा, और योगी आदित्यनाथ की जो मिट्टी में मिला देंगे वाली छवि है अपराधियों को, जीरो टॉलरेंस का जो वो दावा किया जाता है, उस पर एक तरीके से मोहर लगी है इस एनकाउंटर के बाद। हमने YouTube पर आपसे ये सवाल पूछा था कि क्या असद के एनकाउंटर से बीजेपी को फायदा होगा। करीब 2000 लोगों ने अपना वोट डाला है, उसमें 67% लोग कह रहे हैं कि हाँ बीजेपी को फायदा होगा, हालांकि 33% लोग कह रहे हैं कि बीजेपी को इसका कोई चुनावी फायदा नहीं होगा। आज कार्यक्रम में शिरकत करने के लिए हेमंत जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ अनुपम मिश्रा थे, उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया। अमीश आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन जाने से पहले हम आपको एक बार फिर योगी आदित्यनाथ और अतीक अहमद के वो बयान दिखाते हैं जो असद एनकाउंटर के बाद दिन भर इंटरनेट पर, सोशल मीडिया पर छाए रहे। इस माफिया को मिट्टी में मिला देंगे। ये माफिया है, इनको मिट्टी में मिलाने का काम करेंगे। आपके जरिए गवर्नमेंट से कहना चाहते हैं कि बिल्कुल मट्टी में मिल गए हैं, अब हमारे औरतों को, बच्चों को परेशान न